सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज हम सभी लोग अपने यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर एक पेपर करेंगे जो कि 2025 में गणित में आया था। पेपर का पैटर्न आपको मैंने पिछले भी कुछ पेपर जो कराए हैं उनमें बताया है, तो पैटर्न तो आपको पता ही है। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला खंड आ है ना, वो है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का। और इसमें हमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है cosec a माइनस कॉट ए, और ये 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो, इसे ओपन कर लो तो देखो, अंदर मैं cosec a की गुणा करूंगा cosec a, और जब इसकी गुणा करूंगा cos a इंटू cosec a। फिर अब माइनस कॉट ए की गुणा कर लूं तो कॉट ए, और ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, और नहीं, माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का कॉट ए है ना, तो ये माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो देखो कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है। ठीक, और ये कॉस ए, और ये बन जाता है साइन ए। इसको लिख लिया मैंने। ये कॉट ए लिखा हुआ है, यानी कि साइन ए अपॉन में कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या माइनस में लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ये चीजें लिखी हुई हैं। तो देखो, ये साइन ए है और ये साइन ए है। इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ठीक, अगर इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहूँ तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। अब ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाता है हमारा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में है साइन ए, प्लस ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए इंटू कॉस ए। मैं चाहूँ तो इसको कट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। देखो क्यों कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको ऐड करके लिख सकता हूँ, नीचे क्या हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर है मेरे पास साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, प्लस है कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखो अगर मैं इसको इसको ले लूं तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा। ठीक, और ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए कॉमन आ गया। मैं अगर लिख लूं तो ये साइन स्क्वायर ए कॉमन आ गया ना, तो ये बचेगा कॉस ए माइनस का 1, और प्लस में ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, उसको मैंने क्या किया, अच्छा कट तो कर नहीं सकते हैं। हम्म, ये हो सकता है, अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये साइन, अच्छा मुझे एक ही उसमें बदलना है ना। रुको रुको रुको, इसको हम लोग दूसरी तरीके से करते हैं। रुको, इससे मैं मिटा देता हूँ। रुको देखते हैं। तो इसको अंदर ही सॉल्व कर लो। ये साइन ए लिखा हुआ है, ये माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए लिखा हुआ है, और ये 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए और नीचे साइन ए, और इंटू में 1 प्लस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, साइन ए है। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए, ये बन जाएगा साइन ए। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। वो मेथड लॉन्ग पड़ रहा था,
आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं होता, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी मुझे वो करने पड़ते, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ते, सही नहीं आ जाता। लेकिन मुझे लगा कि वो मेथड बहुत ही ज्यादा, इतना लंबा तो एक नंबर में पूछेगा नहीं। उसमें कुछ अगर अदर प्रूफ करना होता तो वो आ सकता था। तब हम ऐसे कर लेंगे, मतलब एक नंबर में पूछा है ना, तो ये भी अप्रोच हम मन में रखेंगे कि ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, पासे पे कौन कौन सी संख्याएं होती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इतने ही तो नंबर होते हैं। विषम कितने नंबर होते हैं? एक, दो और तीन। टोटल परिणाम कितने हैं? छह हैं। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? तीन है। तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। अब हमें क्या बताना है कि माध्यक वर्ग कौन सा है? तो देखो, क्या हमें ये नहीं दिख रहा है कि इसकी जो बारंबारता है ये सबसे अधिक है? इसीलिए माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 10 से 15 वाला हो जाएगा। ठीक। माध्यक वर्ग कौन सा होगा? 10 से 15 वाला हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तो मैं बहुलक वर्ग में आ गया। मुझे ध्यान नहीं था माध्यक वर्ग पूछा है। माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे? देखो देखो, इसकी हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो यहाँ पे तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 2 5, और ये होगा 3 2 5 2 7। ठीक। और ये हो जाएगा 5 4, नहीं 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 नहीं, देखो ये हो जाएगा 3 3 2 5, और 3 2 5 2 7, 7 4 11, और ये हो जाएगा 11 1 12। ठीक। तो कैपिटल एन मुझे पता चल गया 12 है। इनको भी जोड़ के आप देख सकते हैं कि ये कितना है? 5 4 9 1 10, 2 12, और एक 12 3 15 है ना? देखो, 3 है, 3 2 5, 5 5 10 होगा ना यहाँ पे? 10 4, रुको रुको, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो, 3 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 1 15। अब सही है। ठीक। तो 15/2 कर लो। 15/2 कितना आता है? 7.5 आता है। वो इस अंतराल में, हालांकि आंसर वही आएगा ना, वो इसमें पड़ेगा कि नहीं, CF इसके नजदीक है कि नहीं है? तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा होगा? सी वाला ही होगा। लेकिन तरीका ये है लगाने का। ठीक। ये है बहुलक वर्ग है ना, तो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 से 14, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। मैंने ये बहुलक वर्ग वाला ऊपर वाले में मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए वो बता दिया था। ठीक। ये होगा इसमें। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, निम्न फलकों पर अक्षर अंकित है। ऐसा पासा है, पासे को एक बार फेंका जाता है ए प्राप्त होने की। तो देखो, टोटल कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6। ए कितनी बार है? 2 बार है, तो 2/6 यानी कि 1/3, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा बराबर 8/15, तो साइन थीटा बताना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 8/15। कॉट थीटा होता क्या है? आधार बटे लंब, यही तो होता है ना? तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? लंब बटे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब की यहाँ से वैल्यू क्या है? 15 है। आधार की वैल्यू 8 है, इसका 64 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर तो 15 बटे, और इनको जोड़ोगे तो 289 आ जाएगा अंदर। और ये 289 किसका वर्ग वर्ग होता है? ये होता है 17 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। तो ये आ जाएगा 15/17 ऑप्शन। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या है? तो देखो, कॉसेक 60 की वैल्यू पता करने से पहले साइन 60 की पता होनी चाहिए। तो ये कितनी होती है? √3/2। बस इसी का जस्ट उल्टा कर दो, 2/√3। कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा? तो देखो, ये होगा डी। देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/sin² लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा को, इसको 1 अपॉन, जब नीचे करोगे ना
कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा ही तो बनता है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। ठीक। अब HCF ये दिया गया है 7, LCM कितना होगा देखो, तो HCF ऑफ 35, 49 दिया गया है हमें 7, LCM ऑफ 35, 49 हमसे पूछा गया है, तो 7 इंटू मान लो LCM इक्वल्स टू होगा 35 इंटू 17 49, तो ये हो जाएगा 5, 5 9 45, 4, 5 1 20, 4 24, 245, सी ऑप्शन। दो संख्याओं 306 और 657 के HCF क्या होगा, तो देखो 306 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो दो से जब इसको भाग करोगे ना, तो ये आ जाएगा 153। अब 153 आई थिंक 5 3 8 9 3 से ही कटेगा, तो 3 इसका हो जाएगा। अब 153 को जब 3 से भाग करोगे तो 31 आएगा ना, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। 2 3 6, नहीं नहीं रुको कर लेता हूँ, इसको साइड में ही कर लेता हूँ, नहीं तो गलती हो सकती है। दो, दो कम दो, 2 5 6 10, 2 3 6, 3 से डिवाइड करो, तीनों 5 15 है, 3 कम 3 51 आएगा, सॉरी सॉरी 51 आएगा ना, तो फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ओ ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 से, 3 1 कम 3, 3 7 21, तो आ जाएगा हमारा फाइनल 17 है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 और 17 की गुणा 306 होती है। ठीक। फिर 657 का इसी तरह कर लो, तो 657 ये क्या है, 7 5 12 6 18, 3 से कट रहा है ना, तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 9 27, फिर 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 3 9, अब 3 से नहीं कट रहा है, तो ये इसे मैं बोल सकता हूँ ये है कुछ हमारा 657 ना, 3 गुणे 3 गुणे 73, 73 तो किसी से कटेगा नहीं ना, तो देखो कॉमन क्या रहा, 3 गुणे 3 यानी 9 हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक। दो संख्याओं के एलसीएम और एवं एचसीएफ क्रमशः इतने इतने हैं, यदि एक संख्या इतनी ही तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 168 गुणे 6/24 कर दो। ठीक, बस आ जाएगा हमें, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 अठे 48, 4 सत्ते 28, 6 सत्ते 42, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। ठीक। अब बिंदुओं ए कॉम, रुको इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो काफी ज्यादा हो जाएगा क्लस्टर। देखो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु, A, B है ना, और 2A, 2B है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 2A - A का होल स्क्वायर प्लस 2B - B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A² प्लस B², यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा Q को इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा वृत्त सर्किल का। ठीक, तो ये हमने सर्किल बना लिया। और इसकी क्या त्रिज्या हमें कुछ बताई गई है, कितनी है त्रिज्या, तो आप सही है ना, त्रिज्या मान ली बताई गई, मानना क्या बताई भी गई है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक। बिंदु P है, ये मान लो बिंदु P है। अब स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ, देखो देखो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र, अच्छा O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इससे इस प्रकार मिलती है। देखो देखो ये कुछ बताया गया हमें, यहाँ पे दो रेखाएं हमें खींचनी पड़ेंगी, एक तो ये हो गई स्पर्श रेखा हमारी, ठीक, ये ऐसे, देखो थोड़ी सी वो हो गई ना,
हाँ, अब सही है, ठीक। और एक रेखा ऐसे, तो ये O है और ये Q है, ये मान लो मिल रही है, ठीक। तो हमें PQ की वैल्यू बताई गई, ये है 12 सेंटीमीटर। हमें OQ की लंबाई, ये वाली लंबाई निकालनी। तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 13 कैसे, रुको, ये 13 है, कैसे आ गया? 144 + 25, 961, 169 बनेगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 13 ही तो आएगा। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में B और E बराबर हैं। देखो, एंगल B जो है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो हमें दी गई है, AB बटे DE। देखो, शुरुआत की दो भुजाएं, मतलब ABC मैं इधर लिख लेता हूँ और ये क्या लिखा हुआ है, DEF। आप समझ जाएंगे कि कैसे समरूपता हम प्रूफ करते हैं। आपको इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और समझने की। AB बटे DE, AC बटे DF होना चाहिए, है। AB बटे DE, AC बटे DF। आई थिंक यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया गया है, देखो, AB बटे DE तो दिया है, BC बटे EF होना चाहिए, ये भी सही है। देखो देखो, BC बटे EF और CA बटे FD, AB बटे DE, BC बटे FD। आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ गलत नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि AB शुरुआत के दो भुजाएं, इसकी भी मैंने दो भुजाएं ले ली, DE, इनका अनुपात। इधर दिया गया है BC, ठीक, BC बटे इधर होना चाहिए EF। तो यहाँ पे FD दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। ये तो समझ में आ रहा। यहाँ पे AB लिया गया, यहाँ पे DE लिखा गया, BC, BC, EF, ये तो सही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिएगा, BC और अपॉन में EF, ठीक है, CA, तो FD ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और AB बटे DE, ठीक, BC बटे EF, ये भी सही, AB बटे DE, AC बटे DF। आई थिंक तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। इसकी कुछ लैंग्वेज मुझे गड़बड़ लग रही है। ये ऑप्शन, यही केवल ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता समरूपता के लिए, क्योंकि यही अनुपात गड़बड़ है ना। तो इसको टिक कर लो ऐसे। इसको मैं बाद में बताऊंगा, मतलब अगले लेक्चर में ये डाउट का क्लियर कर दूंगा कि ये ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन क्यों गलत है, ठीक। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, ठीक। त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो अब देखो, सात से को मिटा देता हूँ, सॉरी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया गया ना, तो ये कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ये 360 डिग्री, पाई 22/7, आर कितना है, 7 है ना, ये 7 7, और ये 4 2 11 77/4, यानी कि 4 एकम 4, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। ये शंकु होता है ना, इसमें त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, और उसी पे एक अर्धगोला भी है ऐसे। यदि शंकु की ऊंचाई, अच्छा, ये तिर्यक ऊंचाई में से 12 सेंटीमीटर बताई गई है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो, पहले इसकी
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये एरिया और ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा ना, अर्धगोला है ना। तो देखो, ऊपर वाले का हो जाएगा पाई आर, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 2 पाई r²। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो l प्लस हो जाएगा 2r। ठीक, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम पाई के टर्म्स में लिखना है। आर कितना बताया गया है, 4 सेंटीमीटर। एल है 12, 2r 8, 12 8 20, 20/80 पाई सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यांक होंगे, तो इसमें शून्यांक निकालने से बेहतर है कि चलो देख ही लेते हैं। 12 के ऐसे गुणनखंड करो, वो 4 3 या 12, यानी कि या तो ये तो दो हो ही नहीं सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा। तो कोई एक ऑप्शन में रख लो। 4 में -4 रख के देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा -28। यही ऑप्शन सही है। ठीक, रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। 2x कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। द्विघात समीकरण kx² + 2 अंडर रूट 6x + 3 के मूल समान है। तो चूंकि इसके मूल समान है, यानी डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी b² जो होगा 4ac के बराबर होगा। b² क्या होगा, 4 × 6, 4 × a क्या है, k है, c क्या है, 3 है। तो 3 दूनी और 4 से 4 कट ही जाएगा, k की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ऑप्शन नंबर सी सही है। एपी का 7वां पद, तो एपी क्या है, एपी है आपकी -6, -4, -2। ये देखो, +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी डी की वैल्यू क्या है, +2। ए की वैल्यू क्या है, -6। तो ए 7 बताया गया ना, a + 6 डी। ए क्या है, -6 + 6 इंटू डी क्या है, +2। तो -6 + 12, यानी कि प्लस का 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल क्लियर करा दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत क्यों है, मतलब गलत क्या, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे इतना पता है कि ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, तो चलिए खंडवा को सॉल्व करते हैं। खंडवा में हमें सॉल्व करना है कि ये वाली जो संख्या है ना, 6 - √2, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 6 - √2 को मैं मान लूंगा p/q, और जहां पे मैं इसको बोलूंगा कि p/q है एक परिमेय संख्या, परिमेय, और p, q क्या है, सह अभाज्य है। ठीक, ये बात मैं बोल दूंगा। तो अब होगा क्या कि मैं इसको 6 - p/q लिख सकता हूँ √2 के बराबर। अब देखो, ये एक 6 मुझे पता है परिमेय संख्या है, और ये मैंने मानी है परिमेय संख्या। ठीक, और इधर √2 है। ठीक, तो परिमेय में से जब परिमेय घटती है, तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या आती है। ठीक, और इधर चूंकि √2 क्या है, हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हम बोल सकते हैं कि, अब आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना है कि परिमेय माइनस परिमेय, आपको लैंग्वेज लिखनी है कि चूंकि 6 एक परिमेय संख्या है, और p/q भी एक परिमेय संख्या है, दोनों का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमने जो माना था, या हमारी अवधारणा गलत थी, अतः विरोधाभास से क्या होगा कि p/q एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये सही हमने माना होता, तो दोनों तरफ परिमेय या अपरिमेय दोनों आ जाती ना, मतलब इक्वल होते ना दोनों साइड, लेकिन नहीं है, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था। ठीक, अब एक्स अक्ष पे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समदूरस्थ है। तो जैसे ये निर्देशांक आपका होगा निर्देशांक तंत्र, इसमें एक्स अक्ष पे मान लो कोई पॉइंट है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे, क्योंकि y अक्ष मतलब y के वैल्यू x अक्ष पे 0 होती है। अब ये किस पॉइंट से समदूरस्थ है, 2, -5 से और -2, 9 से। तो दोनों के बीच की दूरी निकाल को इक्वल कर दो। तो अगर मैं इधर देखूं इसके इसके बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी
टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगी माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर आ गया हमारा। यहाँ पे अगर माइनस माइनस में कॉमन ले लूंगा ना, बाहर निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 81। इसको इधर भेज दो और इसको इधर, तो ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 माइनस 25। ठीक, तो अब इसको देखो, कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स बराबर, इसमें से घटा दो, कितना आएगा 81 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 11 में से 5 गया 6, और इधर बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 56 आएगा। यहाँ से ये कट गया और इधर से ये हट गया, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस का 2x बराबर 56। तो ये कितना होता है 14 चौके 56, ये 14 आ गया, तो माइनस का 2x बराबर आ गया 14 है, तो 2 7 यानी x की वैल्यू क्या आ गई -7, यानी पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7, 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे है -2, एक पॉइंट मान लो इसी के सीधी रेखा में यहाँ पर है 2, 8, इनको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, 1 2 3। हाँ तो देखो, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, मान लो ये सभी x दूरी के होंगे। तो अगर इस पार्ट को देखो ना, यानी अगर मैं ये पॉइंट P मान लूँ, ये Q मान लूँ, ये R मान लूँ, तो देखो ये एक भाग इधर है, 3 भाग इधर है, यानी कि ये P पॉइंट 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा। क्यों, देखो 2 भाग इधर है, 2 भाग इधर है, यानी 2:2, यानी कि 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि बराबर विभाजित कर रहा है ना। R किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 3:1 के में। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी आप दो खुद से कर लेना। ठीक, फार्मूला तो आपको याद ही होगा ना। तो m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, और x1 हो गया आपका -2, x2 हो गया आपका 2, y1 हो गया आपका 2, और y2 हो गया आपका 8। देखो p x, y, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इधर कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो m1 कितना है 1 है, x2 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है, x1 कितना है माइनस का 2 है, नीचे जाएगा 4। इधर देखो m1 कितना है 1 है, y2 कितना है 8 है, m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है 2 है, नीचे आएगा आपका 4। तो ये ऊपर बना लेगा 2 माइनस 6/4, इधर आएगा 8 6/4, ये बना लेगा -4/4, 14/4। ये बन जाएगा -1, 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 7/2। तो आपका पॉइंट ये वाला मैंने इसके निर्देशांक आपको बता दिए, ये है -1, 7/2। बाकी के दोनों के आप निकाल लेना ऐसे ही, m1 m2 इसमें ये हो जाएगा, इसमें m1 m2 ये हो जाएगा, और बाकी आपके x1 और x2 और y1 y2 सेम रहेंगे। यहाँ पे q कर लेना, यहाँ पे r कर लेना। ठीक, अब हमें क्या घाखंड सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये मैंने आपको पिछले भी कई मॉडल पेपर्स में कराया है। इसका क्या कर दो, परमीकरण कर दो, ऊपर इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये ऊपर निकल के आएगा साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर थीटा, मतलब भाई साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये बना लेगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट निकालोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये देखो सेक थीटा और प्लस टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनांतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आर कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया एरिया कितना होगा 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6 22/7 गुणे 21 इंटू 21, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 2 11, तो 11 और 21 की गुणा कर लेना, 11 कम 11 ऐसे लगाए, 11 दूना 22 31, यानी कि 231 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 60 सफेद कंचे, 5 हरे कंचे हैं। डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया कंचा है लाल है, हरा नहीं है। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि लाल कंचे 4 हैं और कुल कंचे कितने हैं 4 8 12 5 17 है, 8 5 13 4 17, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/13। अब हरा नहीं है, तो पहले हरा होने की प्रायिकता निकाल लो, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/17, नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 5/17, यानी कि 12/17, या ऐसे सोच लो कि हरा नहीं है, यानी कि इन कंचों को मुझे निकालना ही नहीं है, तो इतने निकालने हैं, तो 8 4 12/17 ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट खंड देखते हैं। इसमें क्या है कि नहीं 5 भागों को सॉल्व करना है ना, तो क्या करते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हैं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो ये हम इसको फिगर बना लेते हैं ना, संकेंद्रीय वृत्त है ना, तो एक ऐसा वृत्त बनाते हैं और इसी के अंदर को एक और वृत्त बना लेते हैं। अब संकेंद्रीय हो गया ये, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखो एक यहाँ से मान लो ऐसे करके, ये जीवा होगी बड़े वृत्त की और इसकी क्या होगी स्पर्श रेखा होगी, ये होगी इसकी त्रिज्या, और ये होगी, रुको इसको मैं चित्र से ही बना लेता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये हमारी एक जीवा है बड़े वृत्त की, और इसी पे है ये इसकी त्रिज्या, ये मान लो इसकी त्रिज्या ऐसे है। ठीक, और ये हो जाएगी हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको मैं ग्रीन से बता देता हूँ। ठीक, तो हमें ये लंबाई पूछी गई है और हमें इसकी लंबाई बताई गई है, ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ पूछी गई, तो अगर ये ए मान लो तो ये भी ए होगी, तो थ्योरम से पता है ना, तो ये दोनों ए हो जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं 7.5 को क्या लिख सकता हूँ 15/2 लिख सकता हूँ, 4.5 को 9/2 लिख सकता हूँ, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो और उसका अंडर रूट ले लो, ये घटाने का चिन्ह है, तो ये ए आ जाएगा आपका। तो ये क्या है 225/4 माइनस 81/4, तो बाहर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, अंदर 225 में से 81 घटा दो, तो 4 और 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, या 12 में से 4 और 1 यानी कि 144, तो ये 12 निकल के आएगा, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। फिर से देख लो एक बार, इसमें से 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 आएगा, और एक तो यहाँ बचेगा ही, तो ये हो जाएगा हमारा 88 मतलब वो 144/2, भाई ये 4 बाहर लेकर जाओगे तो 1/2 आएगा,
तो ये होगा 12 का स्क्वायर होता है तो 12/2 यानी 6, इतना पार्ट आ गया हमारा 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। जब दोनों 6 6 हो जाएंगे ना तो ये हो जाएंगे 12। अब अगला आपका वो क्या है, अगले में आपसे पूछा गया है कि ये आकृति में क्यू आर अपान में क्यू आर, ये है क्यू आर बड़ी वाली लाइन, यहाँ से देखो ये है क्यू आर और क्यू एस, ये क्यू एस है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है, और क्यू पी और पी आर, पी आर कहाँ है, ये है, ये दोनों अनुपात में दिए गए हैं। रुको तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो मिटा लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे ये चीज़ बताई गई है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो ये पी क्यू मेरा जो होगा, क्या वो मेरा पी आर के बराबर नहीं होगा? बस यही क्वेश्चन है इसमें। आपको ये देखना है पी क्यू जो है, भाई अगर आप त्रिभुज पी क्यू आर लें तो उसमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, यानी कि पी क्यू बराबर क्यू पी आर दिया हुआ है। तो ये जो पी आर है इसकी जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं? तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर हो जाएगा मेरा क्यू टी अपॉन में, क्या पी आर की जगह क्या निकल के आया था, पी क्यू। अब आप देखिए क्यू आर, पी क्यू आर त्रिभुज को देखिए पहले आप, इसकी बड़ी भुजा क्या है, क्यू आर है कि नहीं है? और पी क्यू एस की देखिए क्यू एस, ये है कि नहीं? देखो दोनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है, और इधर क्या है, क्यू टी अपॉन में पी क्यू। आप अगर इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखें ना, तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा बना हुआ है, क्यू यहाँ पे है, और ये मान लीजिए आपका टी है, और ये आर है, और ये एस है यहाँ पे कुछ ऐसा, और ये पी है, ये ऐसे मिला दीजिए इसको। तो इधर क्या लिखा हुआ है, ये तो हमें पता है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन में पी आर के। पी आर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे मिला हुआ था, लेकिन मैंने प्रूफ कर लिया कि पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है। यहाँ पे देखो तो मैं इसकी जगह पी क्यू लिख सकता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि बड़े त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात इससे इसी की संगत भुजा छोटी है इधर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि एंगल क्यू तो दोनों में है ना, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब क्या है कि एपी का कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 1 - 81 हो जाए, तो आपको एस एन दिया गया है -81, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो ए कितना है 21 है, और डी कितना है 21 - 18, यानी कि ये हो जाएगा, नहीं सॉरी सॉरी 18 - 21, यानी कि ये हो जाएगा -3, होगा कि नहीं होगा? तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू -81 दी गई है, n मुझे निकालना है, मुझे 2a की वैल्यू पता है 42 हो जाएगी, n-1 और d मुझे पता है -3 है। ठीक, तो ये 81। अब देखो 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे आएगा 3 एकम 3, 3 जो 12, 14 3 और 3 से ये भी कट के 27 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि इस 2 को इधर भेज दो, n14 प्लस n-1 अंदर बचेगा, और इधर जाएगा तो 27 दूना 54 हो जाएगा, ये घट के 13 आएगा, यानी n² प्लस 13 n बराबर 54 आ गया। अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, n की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, n की वैल्यू हमें निगेटिव नहीं लेनी है बस। अब इसको मिटा लेते हैं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चलो जितना गया उतना गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटाना तो वैसे भी था। देखो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात करने हैं, तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, -10 प्लस -b², ये होगा 100 - 4ac, यानी कि 4 × 21 × 1 अपॉन में 2 × 1,
तो -10 प्लस माइनस ये 100 माइनस 8 84, तो ये 2, ये -10 प्लस माइनस √16/2, तो ये आएगा -10 प्लस माइनस 4/2, तो -14/2, कॉमा ये हो जाएगा -6/2, यानी कि -7, -3, इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे ना। अब गुणांकों के बीच संबंध क्या क्या दिखाना है, देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी ये हो जाए -7 प्लस -3, ये कितना होता है -b/a के बराबर होता है कि नहीं, तो ये -10 बराबर, देखो b कितना है 10 है, तो ये -10 और a कितना है 1 है, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं, तो अल्फा एंड बीटा आप कर लेंगे। ठीक, अब हमें क्या इसमें याद करना है कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है, श्रमिकों की संख्या दी गई हुई है और हमें इनकी क्या करनी है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। देखो माध्य क्या मतलब होता है, मीन, मीन ही तो होता है श्रमिकों की माध्य दैनिक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो FI इंटू XI अपॉन में सिग्मा FI, यही होता है कि नहीं होता है, यही होता है। तो देखो FI तो मुझे फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे XI तो फिक्स नहीं है ना, तो इसको क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, मतलब इसको ऐड करूँ, ठीक, फिर उसका हाफ कर दो, तो 520 और 520 कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, उसका हाफ कितना होगा, 510 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 520 और 540 1060, तो ये हो जाएगा 530, ये हो जाएगा 550, देखो होगा कि नहीं होगा, 1100 होगा, इसका आधा कितना होगा, 550 होगा, इसमें भी कितने जुड़ रहे हैं 20, तो ये 570, ये कितना आ जाएगा 590 आ जाएगा। ठीक, तो रुको इसको मिटा लेते हैं। हम्म, ये हो जाएगा 590। ठीक, तो FI कितना है, 12 है, और XI कितना है, 510 है, प्लस 14 गुणे 530 प्लस 8 गुणे 550 प्लस 6 गुणे 570 प्लस 10 गुणे 590, इन सबको ऐड करके 12 और 8 20, 20 20 40, 10 50 से डिवाइड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अलग अलग ही कर लेता हूँ, 12 × 51/5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो ये 0 0 कट जाएगा। इसको देखो तो 14 × 53/5 प्लस 8 × 555/5 प्लस 6 × 57/5 प्लस 10 × 59/5, ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं। अब इनको क्या करना है, आपको गुणा कर लेनी है और ऐड कर लेना है, बस आ जाएगा। अब बारंबारता सारणी का मुझे क्या ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्यक भी ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आप पहले तो CF निकालेंगे, ठीक है, बारंबारता तो आपको पता है, तो देखो बहुलक वर्ग का तो फॉर्मूला सिंपल है ना, कि आप क्या करेंगे, ये जो बी, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, 20 है ना, तो आप इसको क्या कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को ये वाली जो हमारी हो जाएगी ना, ये वाली, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। फिर आप फॉर्मूला रख देना, कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, और मीडियन निकालने के लिए आप पहले CF निकालेंगे ना, फिर आप फार्मूला कौन सा रख देंगे, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, और CF के मतलब ये CF कौन सी वैल्यू होती है, जो आप क्यूमुलेटिव n निकालते हैं उसका 2 जो करेंगे, तो जिस अंतराल में आएगा ना वही हमारा CF हो जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग है
99 यदि संख्या के अंकों का अंतर इतना है तो संख्याएं कितनी होंगी। तो देखो 2 अंकों की संख्या है तो मैंने बताया भी आपको कई बार है कि 10x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं, और इसके अंकों को उलट दोगे तो ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 99 आएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, आपको पिछले मॉडल पेपर्स देखने होंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 11x प्लस 11y बाई बराबर 99 लिखा हुआ, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 9 है। ठीक, और संख्याओं के अंकों का अंतर यानी कि x माइनस वाई मुझे बता दिया गया है 5 है, तो ऐड कर लो तो 2x बराबर आ जाएगा मेरा 9 5 14, यानी ये आ गया 7। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी संख्या क्या आपकी बनेगी 72। देखो इसके अंकों को पलटो, ऐड करो, 99 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, और इसके अंकों के अंतर का मतलब अंकों के अंतर कितना है 5 है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अथवा में क्या दिया गया है, एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थे। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत इतनी थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या में प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे कि मानना एक विशेष दिन नग या बर्तन मान लो कितने बनाए, एक्स बनाए, तो लागत कितनी बता दी है, लागत बताई है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, यानी कि ये संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थे। ये कि किसकी लागत है, एक बर्तन की लागत है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी x इंटू 2x प्लस 15। ये किसके बराबर है, ये है 2250 के बराबर। ठीक, तो 2x² प्लस 15x बराबर है 2250 के। तो ये 2x² प्लस 15x माइनस 2050 बराबर 0। अब यहाँ से आप ये देखा समीकरण मैंने बना दी है, इसे आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन ये तीसरे नंबर मतलब रिपीट है इंग्लिश में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, एक नदी के एक पुल से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल के किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। √3 बराबर, देखो इसका चित्र बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई ऐसे नदी है। ठीक, और ये कोई पुल है। अब जरूरी नहीं कि पुल एकदम बीच में ही है हो, तो ये कुछ बताया गया हमें, रुको देखो, और ये अब क्या बताया गया है कि पुल की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। ठीक, और मुझे ये वाला एंगल बता दिया गया है, एक एंगल बताया गया है 30 डिग्री, एक बताया गया है 45 डिग्री। ये 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इतनी चीज मुझे बता दी गई है, तो आपको पता होगा ये 45 है तो ये भी 5 मीटर आ जाएगा। ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 लगा लो, ये हो जाएगा 5 बटे, मान लो इसे x मैंने मान लिया। ये y है ना, चलो इसको भी बता देता हूँ, 10 45 बराबर 5 बटे y। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 5 बटे y, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 5 बटे x। x बराबर 5√3, यानी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 5√3 प्लस 5, यानी कि 5√3 प्लस 1, 5 इसकी वैल्यू कितनी गई 732 प्लस 1, तो 5 ये 2.732, 10 5 में 16, एक हाथ में 5 में 36, 3 5 दूनी 10, 3 13, इतनी चौड़ाई आ जाएगी हमारी नदी की। ठीक, अब आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं इसको मिटा लेता हूँ फिर आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये दिया गया है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे में क्या है cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसकी गुणा कर दो ऊपर cos a प्लस साइन a से। ठीक, और नीचे भी गुणा कर दो cos a प्लस साइन a से। देखो फिर क्या होता है, तो देखो
पर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। या रुको रुको, हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है ना। इसकी गुणा हम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा। रुको देख लेते हैं एक बार। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक। और ये माइनस का कॉस ए माइनस का साइन ए, मैं नीचे की गुणा करके देख रहा हूँ ना। ये आ जाएगा 1 माइनस, अगर कॉमन ले लूँ तो कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक। लेकिन ये तो सही नहीं आ रहा है। तो फिर इसकी गुणा किससे करें? तो यार रुको, इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेकर एक बार चेक कर लेता हूँ। इसको मिटा दो और इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से। कॉसे के बनाना है ना, यानी कि साइन ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कुछ कॉट ए माइनस 1 प्लस ये बन जाएगा कॉसेक ए। और नीचे क्या बन जाएगा, साइन ए कॉमन लोगे तो कॉट ए और प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे बन जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कुछ ऐसा बनेगा ना। तो देखो, इसकी गुणा हम कर लेते हैं किससे, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए से। नीचे भी कर लो गुणा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से गुणा कर लो, ठीक। देखिए क्या करते हैं इसमें हम, इसको हटा दो, फिलहाल इसको हटा दो। ऐसे भी यहाँ पे क्या कर लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस में इसकी जगह ये रख दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। और नीचे भी यही कर लो कि कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक। चलिए है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फोर्थ का अथवा वाला क्वेश्चन। तो ये कुछ दिया हुआ है आपको, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और आपको प्रूफ करना है इसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू दी गई है और राइट हैंड साइड में आपको कम दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, और ये बराबर दिया है आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। देखो, इधर कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना, तो हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि इधर भी कॉसेक ए और कॉट ए आ जाए। तो कैसे बनेगा, अगर हम साइन ए को कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा होगा, साइन ए कॉमन बाहर निकल आएगा, तो अंदर बचेगा ये हो जाएगा कॉट ए, और ये माइनस का 1, और ये बन जाएगा यहाँ पे जो 1 था ये बन जाएगा कॉसेक ए। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे था कॉस ए था तो ये कॉट ए हो जाएगा प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए, ठीक। ये ऐसा हो जाएगा, और नीचे भी तो साइन ए कॉमन आएगा ना, तो साइन ए लिख लो, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये मैं LHS लिख रहा हूँ, ठीक। अब देखो, ऊपर वाले को अगर मैं थोड़ा सही करके लिखूं तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस 1। अच्छा रुको, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, ठीक। अब क्या करूँ, ऊपर और नीचे कॉट ए प्लस 1 से गुणा कर दो,
प्लस वन नहीं, प्लस कॉसेक ए से इसको गुणा करो कॉट ए प्लस कॉसेक ए से, क्योंकि हमें यही तो लाना है तो हम अपने आप लिख लेंगे इसको। जो हमें प्रूफ करना है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक। ठीक, ये चीज मैंने लिख ली। अब ऊपर को ऐसे ही लिखा रहने दो, नीचे इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो, तो ऊपर की वैल्यूज जो है वो मैं लिख रहा हूँ कि सेम लिखी रहेंगी। ठीक, नीचे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी जब इससे करोगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, और ये यहाँ पे बन जाएगा प्लस कॉट ए, तो ये ब्रैकेट में थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, प्लस कॉसेक ए। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है कि नहीं होती? तो ऊपर क्या लिखा था? कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन में यहाँ पे -1 आएगा, -1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे क्या था? ये तो ऊपर लिखा ही था कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये वाला देखो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? तो जो मेरा राइट हैंड साइड है ये बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन, यानी फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो पहले 7 सेंटीमीटर वो भुजा वाला एक मैं घन बना लेता हूँ। देखो, रुको इसको थोड़ा और, अब आई थिंक ये घन लग रहा है। अब इसको को देखो, घन जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर थोड़ा हो भी जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें दिखना चाहिए कि हाँ ये कुछ घन जैसा है। ठीक, देखो, sorry, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन ये रह गई। ये तो ये कुछ घन जैसा है। ठीक, अब इसके ऊपर क्या बोला है उन्होंने कि अर्धगोला रखा हुआ है, ऐसे एक वृत्त है ना, ऐसे वृत्त रखा हुआ है। तो इसको मैं चलो कोशिश करता हूँ कि इसको मैं गोला बना दूँ, अर्धगोला बना दूँ। देखो, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे रखा हुआ है। ठीक, इसके ऊपर कुछ ऐसा एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो मान लो अगर मैं इसका लेटरल व्यू बनाऊं ऐसे, तो जो इसकी नीचे का गोला जो होगा ना उसका आधार तो एक वृत्त ही होगा ना, तो वो कुछ ऐसा होगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? जो हमारे वर्ग की भुजा है, यानी घन की जो भुजा है, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? ये हो सकता है 7 सेंटीमीटर। ठीक, जब इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी हमारी 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये वाली भुजा, ये फ्रंट का, ये इधर साइड का, ये पीछे का और ये नीचे, ये इतनी सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 5a स्क्वायर। और ऊपर वाली सरफेस का एरिया कितना होगा?
ये होगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और इस जो गोले की ये सरफेस है ना, इसका भी तो एरिया ऐड होगा, ये वाला एरिया ना, ये कितना होगा, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 6 a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना बनेगा। तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई कितना है 22/7, और आर कितना है 7/2 × 7/2, इतना हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये देखो 7 से 7 कट कर दो, ये 11 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 6 × 49 प्लस 77/2, इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। ठीक, ये कुछ लट्टू जैसा आकार बनेगा, इसका मैं फिगर बना देता हूँ। देखो ये कोई अर्धगोला है, ऐसे भी तो नहीं, लेकिन इसे हम बना लेंगे अर्धगोला। देखो ये कोई यहाँ से अर्धगोला है, ये अर्धगोला बन गया। अब क्या बोला गया, इसके ऊपर एक शंकु के आकार का कोई बर्तन रखा हुआ है या कोई आकृति है, तो इस पे मैं शंकु बना लेता हूँ ऐसे। और इधर से भी ठीक ऐसा कुछ शंकु है। तो हमें बताया कि जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो रुको, इसको क्या करते हैं, पहले हम गोला जैसा बना लेते हैं, ये चीज। ठीक, अब इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 3√2 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, एच कितनी हो जाएगी, एच बराबर होगा हमारा L² माइनस R²। एल कितना है, 3√2 है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 × 2 माइनस का 9, तो ये 18 माइनस 9 यानी कि 9 रूट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3, यानी कि ये 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इस ठोस में क्या है, इस ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, एक तो शंकु का आयतन और दूसरा हमारा जो अर्धगोला है उसका आयतन। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों आयतनों को ऐड कर दो। तो शंकु का आयतन कितना होता है, ये होता है 1/3 पाई आर² एच। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्या करो, पाई/3 कॉमन ले लो, तो पाई/3 R² कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एच और यहाँ पे बचेगा 2R। अब पाई की वैल्यू बताई गई है आपको क्वेश्चन में कि कितनी रखनी है, 3.12 रखनी है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो 3.14, सॉरी 12 मैंने बोला, 3.14 × 3। आर कितना है, आर है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एच कितना निकल के आया 3, और ये 2R यानी 6, तो 3 3 जा 9, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3.14 × 3 × 9। ठीक, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 × 12, 3 × 3 3 × 4, 3 × 3 = 9, गुणे 9, 9 दूनी 18, हाथ से लगाए 936 1 37 3 9 9 81 3 84, ये इसका आ जाएगा हमारा आयतन। ठीक, आई होप आपका लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरीके के मॉडल पेपर अगर आपको सॉल्व करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।